हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम मरोठी। अभी इसके पहले हमने एस्टेट के दो पेपर लगाए थे। नाउ आज हम सॉल्व करेंगे 2023 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर। देखिए, इसका लेवल जो हमने प्रीवियस टू पेपर लगाए है उससे कई गुना ज़्यादा है। प्रीवियस पेपर में आपको 55 प्लस भी मार्क्स आए होंगे, जैसे मैंने कई स्टूडेंट्स को देखे 57, 58। लेकिन ये पेपर थोड़ा सा उससे ऊपर है। अगर आपके इसमें 50 प्लस भी मार्क्स आते हैं तो समझ लीजिए कि आपका लेवल काफ़ी अच्छा है। और हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिसके थ्रू आपके दूसरे क्वेश्चन भी बन सके। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना है। और एक बात और, आपको खुद सबसे पहले सॉल्व करके देखना है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आगे बढ़ूं, आपको पॉज करना है, पहले खुद सॉल्व करना है। अगर सही जाता है तो आप 1 मार्क्स या जैसा भी आप टिक करना चाहो अपने कॉपी पेन लेके बैठे और टिक करते जाएं, और मुझे फाइनल में अपने मार्क्स बताइएगा। और टारगेट आपको ये रखना है कि आपके 50 प्लस मार्क्स इसमें बने। और 45-50 के बीच भी आते तो भी ठीक ही है, लेकिन अगर 50 प्लस रहते तब फिर समझिएगा कि आपका लेवल काफी अच्छा है। चलिए अब सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। और आप ये देखेंगे कि टोटल इसमें 150 क्वेश्चंस, जिसमें हमारे फिजिकल एजुकेशन के हैं 60 क्वेश्चन, और 2.5 घंटे में करना है। इसका मतलब हमें 60 क्वेश्चन कितनी टाइम में करना है? 1 आवर में। ध्यान रखना, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चलिए सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए। तो हक्सले की बात करें तो इन्होंने दी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी 1954 में। ठीक है। रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने दिया है सेल 1665। देन उसके बाद कैसिमिर फंक ने विटामिन टर्म दिया है कब? 1912 में। और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल न्यूक्लियस कब दिया था? 18 इसका मुझे सन याद नहीं आ रहा है, 1875 1865 के आसपास है। एक बार आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2। देखिए, अगर आपको एक दो भी पता है, मैच दो कॉलम काफी इजी है, इसलिए बन जाते हैं क्योंकि अगर चारों ऑप्शन में से अगर हमें एक दो भी पता है तो हम उसमें टिक कर सकते हैं। जैसे रॉबर्ट हुक का आपको पता होगा कि उन्होंने सेल डिस्कवर किया, तो 2 का 3 एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये दो ऑप्शन तो कट ही गए। अब ये या तो आपको 1 का पता हो, या फिर कैसिमिर फंक विटामिन दिया है ये भी पता है 3 का 1, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मैच दो कॉलम में तो हमारे इजी बन सकते हैं। अग्निसार क्रिया, इसके प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन था, तो ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? वनिसार धोती। वत्सार धोती मतलब कपड़ा, वारी मतलब पानी। ठीक है, वाटर। तो इसका आंसर क्या है? 2। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर पर्सनल प्रिपरेशन इन प्रेजेंटेशन टेक्निक ऑफ टीचर। मतलब कि शिक्षक की जो प्रस्तुतिकरण करने की जो टेक्निक होती है, जो तकनीक वो अपनाते हैं, उसमें से क्या नहीं है? वॉइस पे कमांड करना बिल्कुल है, वेल ड्रेसअप, ठीक है, प्रेजेंटेशन में ये प्लेजिंग मैनर, खुद को जो मैनर्स के साथ खुद को प्रेजेंट करना, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स, ये उसमें नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। सिंपल था क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेरिएशन ऑफ कंटिन्यूअस मेथड फॉर इंप्रूविंग एंड्योरेंस। देखिए, इन्होंने एंड्योरेंस इंप्रूव करने के लिए कौन सी कंटिन्यूअस मेथड की वेरिएशन नहीं है? सहनशीलता विकसित करने के लिए लगातार विधि की विविधता नहीं है। कौन सी नहीं है? देखिए, एंड्योरेंस की इसमें क्लियरली दिख रहा है, आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो जो रिपीटेशन मेथड है वो स्पीड के लिए है। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? रिपीटेशन मेथड। बाकी ये सब उसके टाइप आ जाएंगे एंड्योरेंस के लिए, डेवलप करने के लिए। हाँ, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, राइस प्राइस पता ही होगा, सी फॉर प्रेशन। इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, सिंपल एकदम। विच प्राणायाम रिमूव्स डिसऑर्डर ऑफ द धातु। धातु के विकार को कौन सा हटाता है? उज्जय प्राणायाम। मैं आपको हर अपने लेक्चर में बता चुका हूं कि प्राणायाम अच्छे से कर लीजिएगा। और मैं बहुत जल्दी योगा के सभी टॉपिक्स को कवर कराऊंगा, जिसमें अपने हो जाएंगे प्राणायाम। ठीक है, उसके बाद अष्टांग योग जो 8 लिम्स है, उसके बाद षटकर्म जो बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए 6 विधियां हैं। और जो धोती सॉरी ये जो प्राणायाम है तो उसमें आ जाएगा। बाकी भ्रमरी, शीतली, नाड़ी शोधन, ये सब प्राणायाम कम से कम आपको 12 से 15 प्राणायाम कंप्लीट करने हैं। तो योगा के एक अलग से सेशन लेकर आऊंगा मैं, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और बाकी जो मेरी क्लास चल रही है उसमें तो ये पूरा क्लियर हो ही चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर अ टीचर। इसमें से कौन सा टीचर का प्रेजेंटेशन का स्टेप नहीं है? नवीनीकरण, ठीक है, ओरिएंटेशन ये तो है, एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोर करना,
मेंटेनिंग रिकॉर्ड उसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन के स्टेप में नहीं है अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना। रिसाइटेशन ये भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 3। विच इंजरी समटाइम्स कॉल्ड माइल्ड हेड इंजरी? देखिए हेड इंजरी को बोलते हैं कंकशन। मैं अपने वीडियोस में आपको सारी इंजरीज मैंने आपको करवाई है, आप अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना। स्पोर्ट्स इंजरी से आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इम्पैक्ट फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर में आ जाएगा, ठीक है। डिप्रेस फ्रैक्चर उसका ही टाइप है फ्रैक्चर का। लेसरेशन मतलब स्किन पर कट लग जाना, लेकिन यहाँ पे हेड इंजरी की बात करिए। क्वेश्चन सिंपल था, कंकशन, ठीक है। संगठन, वह चोट जिसमें त्वचा और अंतर्निहित ऊतक कट अथवा फट जाते हैं। देखिए कट की बात आ गई है, कटना, तो वो किस में आ जाएगा, लेसरेशन। और अगर यहाँ पे इंसिशन होता तो वो भी आंसर इसका हो सकता था, लेसरेशन और इंसिशन। एब्रेशन क्या होता है, एब्रेशन में ऊपर की स्किन छिल जाती है, कंट्यूशन में नील पड़ जाती है, और हेमाटोमा भी खून का थक्का जम जाना। तो इसका आंसर क्या है, लेसरेशन 3। विदारण सोल्व करते जाइएगा, साथ में मुझे मार्क्स बताइएगा आपके आखिरी में कितने बन रहे हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स आप देखेंगे कि क्वेश्चन बन ही रहे, तो प्रिंसिपल सारे इसके देख लेना। अभी तक तो आपको लग रहा होगा पेपर मतलब इजी है, लेकिन थोड़ा सा आगे डिफिकल्ट आपको दिख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइक्लिसिटी है, कल ही देखा, वो प्रीवियस हमने पेपर में देखा था। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड भी है। प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ये नहीं है, ये हम देखेंगे लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है। लॉ ऑफ लर्निंग में जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है उसको भी हम प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज कहते हैं। तो ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है। बाकी फोर्थ भी है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे आप देख लीजिएगा, 10 से 12 है लगभग, तो उसका आंसर क्या रहेगा, 3। चलिए ये फिर देखिए स्पोर्ट्स इंजरी से सेकंड क्वेश्चन आ गया कि अस्थिबंधक का अत्यधिक खिंचाव, खिंचाव कहलाता है, मतलब ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट की इंजरी को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसको क्या कहते हैं, स्प्रेन, ठीक है। उसको स्ट्रेन नहीं कहते। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो गलत है। देखिए अगर आप एक स्टेटमेंट को कर लेते हैं जज, उसको करेक्ट कर लेते हैं, तो ऑप्शन को तुरंत हटा दीजिए। जैसे ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 गलत है। अब आंसर 3 या 4 में से है। चलिए ऑप्शन 2 देखते हैं। लिगामेंट्स आर टिश्यूज दैट कनेक्ट बोन्स एट अ जॉइंट। हाँ तो लिगामेंट क्या है, लिगामेंट का मतलब होता है जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है, बोन टू बोन। और एक होता है टेंडन। टेंडन क्या होता है, जो बोन से मसल, ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है, उसको कहते हैं टेंडन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, और टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये सही है। ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट, आंसर 3। पैरालंपिक गेम्स को पहले क्या कहते थे, स्टॉक मैंडिबल गेम्स। पैरालंपिक खेल को क्या कहा जाता था, स्टॉक मैंडिबल खेल। ये शायद प्रीवियस पेपर में भी आया था। और ये कब स्टार्ट हुआ ऑफिशियली, 1960 में, ठीक है, लुडविग गटमैन के द्वारा। और ध्यान रखना उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट किया था 1948 में, लेकिन ऑफिशियली माना जाता है 1960। इसके लोगो भी ध्यान रख लेना, तीन रहेंगी अलग अलग कलर, रेड ग्रीन ब्लू। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ओलंपिक गेम्स, पाइथन गेम्स, नीमियन गेम, या फिर इस्थमियन गेम। इन सबके आपको ओलंपिक गेम्स का तो सबको रटा हुआ है, ठीक है, ये तो करेक्टली मैच्ड है ही। नेमियन खेल का भी 573 बीसी है, ये हमने किया है डिस्कस नेमियन खेल का। अब 2 और 3 देखिए, पाइथन गेम्स का एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है कि 582 बीसी में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 582 बीसी में स्थिमियन गेम्स को भी माना जाता है 582 बीसी में। तो ये दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो 2 या 4। 2 या 4, अगर 2 और 4 में से अगर आपने दोनों में से कोई सा भी टिक किया है तो आपका आंसर ये सही है, क्योंकि दोनों ही जोड़े मतलब सही नहीं है। उसके बाद ओलंपिक चार्टर, ओलंपिक संविधान। संविधान से क्लियर है, मतलब जो भी गाइडलाइंस बनाई जाती है ओलंपिक को कंडक्ट कराने के लिए, जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं उसको कहते हैं ओलंपिक चार्टर। ये स्टार्ट हुआ है 1908 से, उस टाइम में 13 पेज का था,
ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था। और अभी आप देखेंगे कि इसमें 6 यूनिट और 61 आर्टिकल है। तो 6 और 61 का नंबर आप एक बार ध्यान रखिएगा। ओलंपिक चार्टर एक बार आप पढ़ लीजिएगा, गूगल पर सर्च करना, पीडीएफ आ जाएगी, सिर्फ एक उसकी झलक देख लेना, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा उससे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हाई स्पीड। ठीक है, उच्च चाल के साथ प्रतिरोध को पार करना, वो क्या है? स्ट्रेंथ। देखिए, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को पार करना तो स्ट्रेंथ कहलाता है, लेकिन स्पीड के साथ, उच्च चाल के साथ पार करना क्या कहलाता है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। मतलब स्ट्रेंथ का यूज करना स्पीड के साथ, या फिर इसको कह सकते हैं स्ट्रेंथ प्लस स्पीड। ठीक है। सुधीरमान कप, सुधीरमान, पहले आप टिक कर लीजिए आंसर अपने। हाँ, सुधीरमान कप मिक्स्ड वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप है, ये स्टार्ट हुई है 1989 में। और एक अपना उबेर कप है, ठीक है, जो वुमेन्स का है। और एक थॉमस कप है, ये भी ध्यान रखना, ये मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप है और ये उबेर कप वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है। किस खेल की? बैडमिंटन खेल की। ठीक है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, देखिए नाडा किस में आती है, किसके अंदर काम करती हो? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। बाकी तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहे ना, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि नाडा जो है किसके लिए बनाई गई? खेल में प्रतिरोधक जो पदार्थ यूज किए जाते हैं उनको रोकने के लिए, डोप को रोकने के लिए। पर्सन परफॉर्म अ बिहेवियर फॉर इट्स ओन सेक, मतलब खुद के लिए अगर कोई इंसान काम करता है, कोई व्यक्ति स्वयं के लिए कोई व्यवहार करता है या कोई भी काम करना पसंद करता है, तो वो क्या हो जाएगा? आंतरिक। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और मान लीजिए कोई कुछ काम कर रहा है लेकिन भारी वातावरण को देखते हुए, जैसे कोई सा प्राइज रख दिया या फिर कुछ पनिशमेंट उसे दी जा रही है, तो वो कौन सा? एक्सट्रेंसिक रहेगा। लेकिन जो अंदर से, अंतरात्मा से जो किया जाता है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। रोटेटर कफ, रोटेटर कफ में आपको कई बार बताया, रोटेटर क्या है? अपनी सिट्स मसल, SITS। रोटेटर कफ इज अ ग्रुप ऑफ 4 मसल जो हमारे शोल्डर के, शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखती है। मतलब आप जो बोन देखेंगे हमारी ह्यूमरस, ह्यूमरस को क्लेविकल स्कैपुला से जोड़ के रखती है, वो जोड़ बना के रखती है। सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरस माइनर और सब स्कैपुलरिस। सब स्कैपुलरिस एंटेरियर मसल से आगे वाली, बाकी ये पोस्टेरियर है, पीछे वाली। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं भी डायग्राम नहीं दिखा पाऊँ तो आपको डायग्राम दिखाते जिससे आपको क्लियर हो, और हालांकि आपको पता होगा रोटेटर कफ तो किसकी है? ये शोल्डर की। तो क्वेश्चन नंबर 110, कौन सी, किस शिक्षक पद्धति विद्यार्थियों को अपने समय में प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है? तो इमिटेशन तो नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन में तो टीचर्स डेमोन्स्ट्रेट करके हमें स्किल बताएंगे। एट विल मेथड मतलब स्वेच्छा विधि। देखिए, एट विल मेथड तो चलो हो सकता है इंग्लिश में कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन हिंदी में आप देखेंगे स्वेच्छा, अपने स्वेच्छानुसार करना, तो वो किस में आ जाएगा? इसलिए आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है पेपर सोल्व करते समय, क्योंकि आपको एक फायदा ये रहता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी है और अगर कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो आप हिंदी में देख सकते हैं, कभी कभार हिंदी में देखने पर भी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती। और हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में देखने का प्रयास करा करें, क्योंकि इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हो सकता है आपके लिए फेमिलियर हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एट विल मेथड। एस प्लेनस इज अनदर नेम ऑफ विच पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, हमने करा है। नोकनी को क्या कहेंगे? हंच बेक, हम्प बेक। ठीक है, या राउंड शोल्डर, फ्लैट फुट, पेस प्लेनस, बो लेग, जेनु वेरम। ठीक है, और जेनु वेलगम किसको कहेंगे? नोकनी को। वेलगम, गम मतलब जुड़ा हुआ, बोलते ना कि इसमें गम है चिपचिपा, जिससे वो जुड़ जाता है, चिपक जाता है, तो वो नोकनी। नोकनी को हम एक्स शेप भी बोलेंगे और बो लेग को ओ शेप। और जो नोकनी है एक्स शेप, ठीक है, कि घुटने टकराते तो। और काइफोसिस, अच्छा मैंने ये ऊपर नोकनी को काइफोसिस समझ लिया, तो काइफोसिस क्या है? हम्प बेक, हंच बेक, और नोकनी को जेनु वेलगम। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये जेनु वेरम बोले फ्लैट फुट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चपटे पैर, फ्लैट फुट जिसमें आर्च खत्म हो जाता है उसको कहते हैं पेस प्लेनस। वो गेव सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले। देखिए जो हमारी स्पोर्ट्स की थ्योरी है, प्ले थ्योरी है, वो 4-5 चीजों आपको याद रखनी है।
देखिए नोट्स में साइकोलॉजी पे आते हैं। साइकोलॉजी में पर्सनालिटी प्ले थ्योरी, ये देखिए छोटे से नोट्स बनाए, बस आपको इतना ही, ये कम से कम थ्योरी इतनी याद कर लेनी है। ठीक है, तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। एंटीसिपेटरी थ्योरी कार्ल ग्रूस ने दी है। ठीक है, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ प्ले भी है। रिकैपिटुलेशन थ्योरी स्टैनली हॉल ने दी है। तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। डिक्रीज इन एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इज विच टाइप ऑफ सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड? देखिए क्या होता है कि जब ओवरलोड के दौरान कंसंट्रेशन में जो कमी आ जाती है उसको कहेंगे हम परफॉर्मेंस सिम्टम्स। उससे क्लियरली हमारा परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगा। परफॉर्मेंस सिम्टम्स आ जाएगा, सोमेटिक आएगा नहीं। सोमेटिक में हमारी बॉडी से रिलेटेड हो जाता है, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाना, स्वेटिंग होना। और सोशल सिम्टम्स में अलग फैक्टर कवर करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? प्रदर्शन लक्षण। Which one of the following is a process of cleaning the intestine and colon? देखिए इंटेस्टाइन और कॉनल, सॉरी, कॉलन की जो प्रोसेस है साफ करने की, उसे क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया है कि षटकर्म जो 6 क्रिया है उसमें से क्वेश्चन फिर बन गया है। तो योगा में से आपको 4-5 चीजें कवर करनी है। प्राणायाम कर लेना, अष्टांग योग कर लेना, षटकर्म कर लेना, डेफिनेशन कर लेना योगा की 5-6, और जो हमारी नाड़ी है नाड़ी कर लेना, और चक्र कर लेना सारे। ठीक है, उतना हमारे लिए इनफ हो जाएगा। तो इसका क्या जाएगा? बस्ती, नौली, धोती, नेती, ये तो अलग अलग है। मैं सभी को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? देखिए बार बार इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन पढ़ते समय आप नोट का जरूर ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन और प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। इसमें पूछा है कि कौन सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, सो इसका आंसर रहेगा प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। बाकी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न है इसका प्रिंसिपल, जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स भी और इंटर रिलेशन भी है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता का सिद्धांत। व्हेन द एक्सिस इज क्लोज टू द फोर्स, जो एक्सिस है अगर ये फोर्स के नजदीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स आर्म है वो छोटा हो गया, तो इसमें फोर्स, ठीक है, तो स्पीड वाला तो एंगल, सॉरी फोर्स वाला एंगल तो खत्म हो जाता क्योंकि फोर्स नजदीक है एक्सिस के। क्योंकि ये फोर्स आर्म जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई हो सकेगा, और फोर्स आर्म जितना छोटा रहेगा उतना फोर्स कम अप्लाई होगा। तो ये एक्सिस है, एक्सिस के नजदीक है फोर्स, मतलब फोर्स आर्म छोटा है, नजदीक है, क्लोज है, ठीक है, समीप है। तो फोर्स मोशन तो खत्म हो गया। यहाँ पे लीवर प्रोड्यूस बोथ स्पीड एंड फोर्स, नहीं स्पीड रहेगी लेकिन फोर्स नहीं रहेगा। बैलेंस की बात नहीं तो लीवर प्रोड्यूस स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन। ध्यान रखना क्योंकि फोर्स आगे आ गया और इफर्ट वाला अपना इफर्ट आर्म बड़ा हो गया है। हु वाज द फाउंडर ऑफ अ सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक इन स्कूल ऑफ जर्मनी? ये भी हम पढ़ चुके हैं। फाउंडर की बात कर रहे हैं मतलब ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर कौन है? गर्ट्समथ। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। अरेंज इन करेक्ट, ये फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी से नहीं एनाटॉमी से क्वेश्चन आ गया क्योंकि पार्ट्स पूछ लिए, स्ट्रक्चर पूछ लिया है ना। तो इसमें हमें सीक्वेंस बताना है। बताइए, थोड़ा सा ऑप्शन पे भी खेल कर लिया करो। देखो जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन में चार आ गए हैं, तो संभावना है इनकी, तो पहले अपन ये देख लेते। फोर, फोर क्या है? फेरिंग्स, हाँ फेरिंग्स सबसे ऊपर रहता है, ठीक है, फेरिंग्स आप देखेंगे। उसके बाद फाइव, फाइव क्या? ट्रेकिया, नहीं ट्रेकिया के पहले क्या आ जाएगा? लेरिंग्स आ जाएगा, ठीक है। तो फोर देन थ्री, ये आंसर आ गया हमारा। उसके बाद ट्रेकिया, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल्स। सिंपल है। चलिए सोल्व करिए। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज चूज द करेक्ट ऑप्शन। पढ़ने से पहले एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में तीनों ऑप्शन देखोगे, चारों ऑप्शन देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन पे ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर तीनों में से हमने एक भी पकड़ लिया और बाकी ऑप्शन में कोई से दो सही बताए, तो तीनों में से अगर आपको एक भी लग रहा है कि गलत है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए बाइसेप्स कर्ल, हम जानते हैं कि जो बाइसेप कर्ल है ये कौन सा लीवर है? थर्ड क्लास ऑफ लीवर है। इससे ही हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब अगर हम वन और थ्री ना भी पढ़े तो हमारा आंसर है।
क्योंकि 1 3 तो सही होंगे, ऑप्शन में देख लीजिए 1 एंड 3 आर करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जब हमें पता है कि दूसरा गलत है तो ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, और ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो ही नहीं सकते। तो आंसर क्या है 2। इसका मतलब हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड तो फर्स्ट क्लास का लीवर है, सही है। लेटरल रेज एक्सरसाइज मतलब जो हम रेस करेंगे, हमारी काफ रेस करेंगे, वो किस में आ जाएगा, थर्ड क्लास लीवर में। वो फाउंडेड बिहार स्कूल ऑफ योगा। इसका आंसर मुझे नहीं पता है, ये मैं एक बार आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। इसको या फिर आप एक बार आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, इसमें मुझे कंफ्यूजन है 120 वाले पे। और आपने अगर कुछ आंसर टिक कर रहे हैं तो हाथों हाथ आप गूगल कर लीजिएगा कि किसने बनाया है बिहार स्कूल ऑफ योगा, किसने फाउंड किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता। बाकी आप जरूर टिक करिएगा, और मुझे फाइनल में आपके सारे मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स बन रहे हैं। If 17 teams are in the tournament, how many teams get placed in second half? How many? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी में आंसर टिक नहीं करना है। 17 टीमें। अब 17 टीमें, तो मान लीजिए सेकंड राउंड में हमेशा 2 की पावर में टीम जाती है। 17 के पहले 16, मतलब आगे जो टीम जाएगी 16 टीम जाएगी सेकंड राउंड में, ठीक है। और इन्होंने सेकंड हाफ का ही पूछा है, लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि इफ 17 टीम्स आर इन टूर्नामेंट, हाउ मेनी टीम्स गेट प्लेस इन सेकंड हाफ। हाँ, देखिए 17 टीम है, तो एक तो फर्स्ट हाफ हो गया, फर्स्ट हाफ अगर 16 टीम जा रही है तो फर्स्ट हाफ में 8, और सेकंड हाफ में भी 8। क्लियर? कितना जाएगा आंसर, 8। पेडागोजी इज अ मेथड ऑफ, नहीं लर्निंग प्रोसेस नहीं है, टीचिंग मेथड, ठीक है। टीचिंग मेथड कोई पेडागोजी, हम आप पीएमआरएस देख लोगे या जो दूसरे एग्जाम देते हैं उसमें पेडागोजी से अलग से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, अलग से टॉपिक दिए जाते हैं टीचिंग मेथड के। Which one of the following movement occurs between tarsal bones? टार्सल बोन्स कौन सी हमारी, एडी के ऊपर की, ठीक है। कैल्किनियस जो बोन है सबसे बड़ी हड्डी एडी की, उसके ऊपर क्यों कितनी होती है टार्सल बोन्स, 7। और कार्पल्स कितनी होती है, 8। तो उसमें कौन सा मूवमेंट होगा, उसमें होगा इन्वर्शन। क्योंकि सुपिनेशन तो जो हमारी हथेली है वो ऊपर की साइड फेस करना, मीडियल रोटेशन भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या है, इन्वर्शन। जब हम अंदर की जो नीचे की जो हमारी पैर की, पैर की एड़ी और जो निचली सतह है उसको अंदर की साइड बेंड करना, ठीक है। वो बेंड द एंशंट ओलंपिक गेम्स, एंशंट ओलंपिक गेम्स किसने बेंड किया था, जवाब दीजिए। थियोडोसियस ने, ठीक, थियोडोसियस। और कब बैन किया था, स्टार्ट कब हुआ था, 776 बीसी में, और कब तक चला, 394 एडी तक। और टोटल कितने खेल हुए थे, 293 कुछ ओलंपिक खेल हुए थे एंशियंट टाइम में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 394 में बैन कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 125, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन। एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन आपको पता है जिसमें दूसरे बाहर के स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हम बात करें इंटर स्कूल हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या अलग अलग स्कूल से टीम आती है और उन स्कूल से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आते हैं, ध्यान रखना है। और जो होता है इंट्रामुरल, इंट्रामुरल पे हम मेन फोकस करते हैं मास पार्टिसिपेशन पे। मास पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम पार्टिसिपेट करवाए। और इंट्रामुरल के एग्जाम्पल क्या है, इंटर हाउस, ठीक है, इंटर क्लास, मतलब क्लास के बीच में कंपटीशन करा देना, हाउस के बीच में कंपटीशन करा देना। उसमें हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। लेकिन एक्स्ट्रा मोरल का मतलब वो नहीं है। एक्स्ट्रा मोरल का मतलब वो है कि जो सिलेक्टेड बच्चे हर एक स्कूल से वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका क्या है, जीत दर्ज कर संस्था का नाम रोशन करना, ठीक है। प्रतिभागी संस्थाओं के मध्य बंधुत्व और मित्रता विकसित करना, बिल्कुल। आयोजन और प्रशासन की कुशलता और कला प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक छात्रों का नहीं, अधिक से अधिक छात्रों अधिक से अधिक छात्रों को पार्टिसिपेट करना ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि हर स्कूल से हम सिलेक्टेड कैंडिडेट को लेते हैं। जैसे इंटर स्कूल है तो उस स्कूल को कौन प्रेजेंट करने आ रहा है, तो अधिक से अधिक की बात नहीं की जाती इसमें, क्योंकि सीट फिक्स रहती है। मान लीजिए 10 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम 10 टीम का ही फिक्सर बनाएंगे टीम गेम में, या फिर 10 इंडिविजुअल का फिक्सर बनाएंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों की बात नहीं की जाती है, इंट्रामुरल का ऑब्जेक्टिव है दलों के मध्य सामाजिक अंत्यक्रिया को प्रोत्साहित करना, ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, क्या पूछा है, नहीं है, तो इसका आंसर है 3।
ठीक है, क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ना है एकदम और सोल्व करना है आपको। ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स ओकर्स इन एडल्ट ड्यू टू प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, बताइए। विटामिन डी से सिंपली क्या होता है, हड्डियां कमजोर होती है और ये चारों हड्डियों के ये। ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या हो जाएगा, मतलब हड्डी और जोड़, आर्थराइटिस मतलब जोड़। रिकेट बच्चों में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस ये भी बच्चों में होता है, क्योंकि पोरोसिस मतलब हड्डी पोरस हो जाना। इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, ऑस्टियो मेलेशिया। क्लियर। ऑन विच आसन ओम खगाय नमः मंत्र इज चैंटेड ड्यूरिंग सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार में जितने भी आसन से हर आसन में जो मंत्र कहे जाते हैं वो एक बार आप रीड कर लीजिएगा। और जो ओम खगाय नमः ये बोला जाता है जब हम हमारे हिप्स को ऊपर की साइड लेते हैं, मतलब अश्व अष्टांग पर्वतासन में, ठीक है। सूर्य नमस्कार की जो स्टेप्स है, मेथड्स और जो आसन से एक बार आप रीड कर लीजिएगा उसमें। योगा से थर्ड क्वेश्चन आइए, योगा से क्वेश्चंस काफी बनते हैं टीजीटी में, और हमें वर्ग 2 में भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए, पहले एक्स्ट्रा मोरल का आया था, अब इंट्रा मोरल का आया था। हमारे वर्ग 2 में भी सिलेबस में कॉम्पिटिशन्स के प्रकार पूछे गए हैं, और वो इंट्रा मोरल और एक्स्ट्रा मोरल की ही बात की गई है उसमें। तो इंट्रा मोरल एक्स्ट्रा मोरल के आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसमें क्या है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एवरी स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन गेम्स, हाँ ये था कि हर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराना है, इसको बोलते हैं मास पार्टिसिपेशन, और ये मेन मकसद होता है इंट्रा मोरल का। उसके बाद टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स, उनके बीच में एक सोशल स्किल डेवलप करना, बिल्कुल। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू रोमिंग हियर एंड देयर, देखो ये तो बिल्कुल ही एकदम नेगेटिव दिख रहा है। थर्ड वाला विद्यार्थियों को इधर उधर घूमने का अवसर प्रदान करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं, ये नोट की बात की गई है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। फोर्थ को पढ़ने की भी जरूरत नहीं। फोर्थ क्या है लेकिन, टू लोकेट स्पोर्ट्स टैलेंट, हाँ बिल्कुल, तो उसका आंसर क्या है, 3। चलिए, ये न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आ गया हमारा। हाउ मेनी इसेंशियल अमीनो एसिड्स मस्ट बी अवेलेबल इन डाइट, देखिए अमीनो एसिड मतलब क्या है, प्रोटीन की बात की जा रही है। और प्रोटीन कितने तरह के होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल कितने होते हैं, 9। नो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, इसके सब नाम देख लेना, जिसमें से जो 3 होते हैं उसको बोलते हैं बी ब्रांच चेन अमीनो एसिड, बीसी डबल ए, ठीक है। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिन जो आते हैं आप सप्लीमेंट में लेते भी होंगे अगर यहाँ पे आप खिलाड़ी हैं या फिर जो ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह। तो नो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ध्यान रखना है। इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब जो बॉडी हमारी खुद नहीं बना पाती है। अगर हमारी बॉडी नहीं बना पाएगी तो हमें बाहर से लेने की उसको जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको बोलते हैं इसेंशियल, जो जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, जिसको हम डाइट के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो जो भी, देखिए कोई फूड आइटम है, मान लीजिए एक फूड आइटम है, इसको हम कंप्लीट प्रोटीन कब कहेंगे, जब उसके अंदर पूरे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट हो, जब उसको कहेंगे कंप्लीट प्रोटीन फूड। क्लियर, उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड का होना जरूरी होता है। नाउ क्वेश्चन 130, विच टीचिंग मेथड ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट यूजफुल इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, देखिए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक तरह से साइकोमोटर एबिलिटी में आता है, तो इसमें हमें दिखाना पड़ता है स्किल्स को, तो डेमोस्ट्रेशन तो रहेगा, डिस्कशन भी करना रहेगा, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू हम पूरी स्किल को दिखा सकते हैं, लेकिन कमांड मेथड इसमें इतनी यूजफुल नहीं रहती, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आदेश विधि। Which systems protect us from diseases? लिम्फेटिक, नर्वस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, तो सिंपल सा आंसर है लिम्फेटिक, ठीक है। लसीका तंत्र क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फ वेजल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड में एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो इन लिम्फ लिम्फ के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। पानी जो अगर एक्स्ट्रा पानी कुछ बच रहा है या फिर कुछ ऐसी गंदगी है जो क्लीन नहीं हो पाई, तो उस लिम्फ के थ्रू बाहर हो जाती है, जो हमें डिसीज या फिर रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। फिजियोलॉजी में हमें सभी सिस्टम कवर करने ही है, सब सिस्टम के बारे में आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। देखिए बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बनाए, लेकिन ये भी आपके लिए टफ हो सकता है अगर आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में नहीं पता है। तो जो भी 7-8 सिस्टम है फिजियोलॉजी में, उसका आपको बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। विच इज डिफाइंड एज द मोटर प्रोसीजर फॉर टेकलिंग अ मोटर टास्क, किसी भी मोटर टास्क को मतलब किसी भी काम को एक गामक कार्य को नियंत्रित करने वाली गमक कार्य विधि, जैसे कोई काम करना है उस काम को जब हम तब्दील करते हैं मोटर स्किल में हमारी, तो मोटर टेक उसको कहेंगे हम टेक्निक, ठीक है। स्किल नहीं आएगी, स्किल पूरे टेक्निक का कॉम्बिनेशन हो जाएगा।
इसलिए। और स्टाइलोटैक्टिक्स तो अलग, टैक्टिक्स तो हमारे दिमाग में रहेगी। नाउ क्वेश्चन 133, हु इज एसोसिएटेड विथ रिकैपिटुलेशन थ्योरी ऑफ प्ले। ये भी हमने देखा था, ये किसने दिए, ये किसने दिए, स्टैनली हॉल ने। अभी हमने जो नोट्स डिस्कस किए थे ये देखिए एक बार। रिकैपिटलाइजेशन थ्योरी किसने दी है, स्टैनली हॉल। ठीक है, सारी थ्योरी प्ले की तो आपको पढ़नी ही है। ये सिर्फ एक पेज के नोट्स में या फिर आपको 5 मिनट में जो याद हो जाए उससे 2 क्वेश्चन आपके बन गए। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ प्ले से क्वेश्चंस हमारे काफी बन जाते हैं। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाई एक्सियल जॉइंट। बाई एक्सियल जॉइंट का एग्जांपल कौन सा है, हिंज जॉइंट यूनी एक्सियल हो जाएगा, ग्लाइडिंग जॉइंट यूनी एक्सियल हो जाएगा, कॉन्डिलॉइड जॉइंट इसका आंसर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मल्टी एक्सेल हो जाएगा। सिंपल है। क्या होता है जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बन पा रहे हैं। जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखा तो आप सिंगल एक्सियल, बाय एक्सियल, ट्रिपल एक्सियल, इन सब के जॉइंट का एक बार आप लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, 10 मिनट का काम है, तो हाथों हाथ ऐसे नोट्स बनाते जाओ पेपर सोल्व करते करते। विच स्पीड एबिलिटी डू अ सिंगल मूवमेंट इन मिनिमम ऑफ टाइम। क्या आ जाएगा इसका बताइए। विच स्पीड एबिलिटी डू अ सिंगल मूवमेंट इन मिनिमम ऑफ टाइम, सिर्फ एक मूवमेंट करना सबसे कम से कम समय में, उसको कहेंगे हम मूवमेंट स्पीड। देखिए ना, क्या मूवमेंट की बात करिए ना तो सिंपल सा दिख रहा मूवमेंट स्पीड। स्पीड इंड्योरेंस तो स्पीड को लंबे समय तक बना के रखना। लोकोमोटर स्पीड मतलब हमारी जो मूवमेंट है एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन करना। और एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या होती है कि स्टार्टिंग से लेकर मैक्सिमम स्पीड जो हम अचीव करते हैं उसको कहेंगे एक्सेलरेशन। के बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, इवन पाउलो ने कब दी थी, आई थिंक 1890 के लगभग। ट्रायल एंड एरर मेथड थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इनसाइट थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी, स्किनर ने। और इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है कॉलर ने। तो चलिए 2 का 3, सॉरी 1 का तो 4 ना, 1 का 4 दो में है तो ये तो आंसर कट गए। और 2 का हमने क्या देखा 3, तो ये आ गया हमारा आंसर। 3 का 2 बन रहा है, हाँ, और 4 का 1 बन रहा है। क्लियर। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है क्या है। वो क्या है, विटामिन सी। और विटामिन सी कौन सा है, वाटर सोल्यूबल। तो इसमें से बताना कि कौन सा फॉल्स है। एस्कॉर्बिक एसिड इज नेचुरल वाटर सोल्यूबल विटामिन, राइट। एंटीऑक्सीडेंट एजेंट इज डज नॉट पार्टिसिपेट फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नहीं, क्यों, फाइट करता है ना, एंटीऑक्सीडेंट है तो। इट वर्क्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन इन फाइब्रस टिश्यू, बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या जाएगा 3। सिंपल। अलग नेगेटिव दिख रहा है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बिल्कुल करेगा, विटामिन से एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। ठीक है, चलिए चलिए 138, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी कैन ओकर ड्यू टू स्पाइना बिफिडा। देखिए स्पाइना बिफिडा एक तरह से आप देखेंगे बर्थ डिफेक्ट बच्चों में पाई जाती है जब उनका जन्म होता है, हमारा जो लंबर रीजन है। तो इसका आंसर कौन सी हो सकती है, लोडोसिस। अकॉर्डिंग टू बीएमआई का क्वेश्चन आ गया, काफी सिंपल है। ये तो रहेगा हमारा नॉर्मल रेंज, ये हमारा हो जाएगा ओवरवेट, ये हो जाएगा ओबेस, ओबेसिटी 1 2 3, ये हो जाएगा अंडरवेट। तो इसमें क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स विच रेंज कम्स अंडर ओवरवेट। तो ओवरवेट में कौन सा जाएगा, 25 to 29.9। देखिए जो कॉनिकल मूवमेंट है, कॉनिकल मूवमेंट जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हमारा जॉइंट है और ये हमारा हाथ है, इस हाथ को अपन ऐसे घुमाएंगे, ये कॉनिकल मूवमेंट हो गया। ठीक है, इसको कॉनिकल मूवमेंट कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, सरकमडक्शन। जनरली हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होता है सरकमडक्शन, जैसे हमारा शोल्डर हो गया, हिप हो गया। क्लियर। और रोटेशन क्या मतलब होता है कि जो एक्सिस है, एक्सिस पर ही कोई चीज घूमना भाई, एक्सिस को पॉइंट मानते हुए, तो ये रोटेशन तो आएगा नहीं। और अगर मान लो अगर आपको कंफ्यूजन होता भी तो आप दोनों ऑप्शन तो टिक नहीं कर सकते था ना, इनवर्ट रोटेशन आउटवर्ड रोटेशन में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, तो दो तो हो ही नहीं सकते। इन्वर्शन भी नहीं होगा, इन्वर्शन हमने देखा था अभी, पेयर फुट पे होता है। आंसर क्या है, सरकमडक्शन, कॉनिकल मूवमेंट। ठीक है। विच ब्रीथिंग यूटिलाइजेज द मिडिल लोब्स ऑफ द लंग्स बाय एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द रिब केज। इसमें पूछा जा रहा है कि देखिए श्वसन की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, थोरेसिक हो गया, एब्डोमिनल हो गया, नेचुरल हो गया और क्लेविकुलर हो गया।
लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि जो रिब केज हो गई, और रिब कहाँ पाई जाती है, हमारे कौन से रीजन में पाई जाती है, थोरेसिक ब्रीथिंग में। थोरेसिक ब्रीथिंग वो है जिसमें जो थोरेसिक मसल्स है हमारी, जो हमारा रिब केज की मसल्स हो गई, वो यूज होती है फॉर रेस्पिरेशन। और एब्डोमिनल ब्रीथिंग में क्या आ जाएगा अपना, डायफ्राग्म और एब्स की मसल्स। और क्लेविकुलर में ऊपर की हेड की मसल, जैसे उसके हमारे गर्दन की मसल्स हो गई और आसपास की जो मसल्स हो गई, वो यूज होती है। लेकिन रिबकेज की बात करेंगे तो थोरेसिक। अगर आपको पता है कि थोरेसिक क्या है और ये क्लेविकुलर कहाँ पे आ जाएगा, बोन के बारे में पता है, पार्ट के बारे में पता है, तो आप इजीली टिक कर सकते थे रिबकेज को देखकर। इजी क्वेश्चन है भी। इफ फोरआर्म इज बीइंग एक्सटेंडेड बाय द ट्राइसेप्स मसल्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, यदि अग्रभुजा को प्रतिरोध के विरुद्ध ट्राइसेप्स मांसपेशियों द्वारा, हमने पढ़ा है कि जब हम हमारा एल्बो पे दो मूवमेंट होते हैं, ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जब हम फ्लेक्शन करेंगे तो बाइसेप्स मसल यूज होगी, और फ्लेक्शन के दौरान जो बाइसेप कर ले वो किस क्लास में आता है, थर्ड क्लास में। लेकिन ध्यान रखना जो पीछे ट्राइसेप वाला है, अगर हम ट्राइसेप से कोई काम करते हैं तो वो आता है फर्स्ट क्लास में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाइसेप कर्ल थर्ड क्लास का है, और ट्राइसेप्स का जो हम एक्सटेंशन करेंगे, ट्राइसेप का यूज करेंगे, क्योंकि ट्राइसेप से ना पूरे नीचे तक गई है, उसमें जो हमारा वो है फल्क्रम, वो बीच में आ जाएगा, जो हमारी एल्बो जॉइंट है वो बीच में आ जाएगी। क्योंकि देखिए एक बार मैं आपको डायग्राम से बता दूं, ये हमारा हाथ है, ये उंगलियां है, ठीक है, ये एल्बो है। अब यहाँ पे ट्राइसेप्स मसल से ये हो गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा इफर्ट, ये जॉइंट आ गया फल्क्रम, और यहाँ पे कोई सा वजन है तो ये हो गया हमारा लोड। तो देखिए फल्क्रम आ गया बीच में, एल्बो जॉइंट, और ट्राइसेप्स इधर है। लेकिन बाइसेप्स में क्या होता था, ये जो बाइसेप्स है वो यहाँ पे अटैच हो रही है, तो फल्क्रम तो चला गया साइड में, और ये आ गया अपना इफर्ट, और यहाँ पे आ गया हाथ पे लोड। तो इफर्ट आ गया बीच में, इस कारण ये हो गया थर्ड क्लास लीवर। लेकिन ट्राइसेप वाला हमारा रहेगा फर्स्ट क्लास, क्योंकि फल्क्रम बीच में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर ना, हाँ सेकंड। कंसेप्ट क्लियर रखो, बड़ा इजी है फिजिकल एजुकेशन, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, रटना नहीं किसी चीजों को। लेकिन अगर समझ में नहीं भी आ पा रहा है तो आप बेसिक सा ही ध्यान रखिए कि ट्राइसेप्स वाले में फर्स्ट क्लास रहेगा, बाइसेप्स वाले में थर्ड क्लास रहेगा। मूवेबल जॉइंट, जॉइंट के बारे में पूछ लिया है, जॉइंट वाले में आप सेट ध्यान रखिए, सिनार्थ्रोसिस, आर्थ्रोसिस एंड, सॉरी, सिनार्थ्रोसिस हो गया, एम्फियार्थ्रोसिस हो गया, और डायथ्रोसिस हो गया। ये हो गया इमूवेबल, ये हो गया स्लाइटली मूवेबल, और ये हो गया फ्रीली मूवेबल। मूवेबल जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज कार्टिलेजिनियस, नहीं इसको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। जैसे जो हमारे स्कल का हो गया, सूचर्स होते हैं वो फाइबर से बने हुए होते हैं, वो इमूवेबल जॉइंट है। एम्फियार्थ्रोसिस जॉइंट इज अ कार्टिलेजिनियस, मतलब स्लाइटली मूवेबल, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, उसमें कार्टिलेज है बिल्कुल, तो ये सही है। साइनोवियल जॉइंट, हाँ देखो लास्ट वाला डी, डी मतलब फ्रीली मूवेबल, और साइनोवियल में फ्लूइड रहता है फ्रीली मूवमेंट करने के लिए, तो ये भी एकदम सही है। आप सेट ध्यान रखिए, एक बार फिर बता रहा हूँ, एस ए डी, ये हो गया बिल्कुल मूवमेंट नहीं होना, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, जैसे हमारा ये हेड के अंदर स्कल है, ये हो गया थोड़ा बहुत मूवमेंट होना, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम आगे झुक पाते हैं, और रेडी हो जाएगा फ्रीली मूवेबल, ठीक है, मतलब डायथ्रोसिस जॉइंट। और साइनोवियल इसका पार्ट है, तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 का है, ये रहा 2 वाला, जिसने 2 लगाया उसका सही है। व्हेन वाज कंडीशन रिस्पांस थ्योरी, ये मैंने आपको बताया था, कंडीशन किसने दी है, पाउलो ने दी है, कब दी है, 1890 में लगभग। तो इसमें तो आंसर है ही नहीं, ये सारे क्वेश्चन गलत है, मतलब ये ऑप्शंस गलत है। चलिए, एडोलेसेंस वर्ड में जो डिराइव्ड वर्ड है, एडोलेसियर, ये किससे लिया गया है, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम देखो मैं आपको ट्रिक बताऊं, हमें फिजिकल एजुकेशन में लैटिन वर्ड को टिक करना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्लियर, लैटिन टिक कर देना। सुपर कंपेंसेशन, सुपर कंपेंसेशन मतलब जब हम कोई लोड लेते हैं, लोड के बाद अनकंफर्टेबल पोजीशन में आते हैं, उसके बाद जब धीरे धीरे हमारे एडोप्टेशन होने लगता है, ठीक है, लोड का, तो उसको कहते हैं सुपर कंपनसेशन। तो सेकंड विंड तो आएगी नहीं, सेकंड विंड का मतलब वो है कि जब हमने कोई काम करना चालू करा तो हमारे सिस्टम उसके लिए तैयार नहीं है,
तो धीरे धीरे सिस्टम तैयार हो जाते हैं। जैसे मान लो आपने रनिंग चालू करी तो आपको अनईजी फील होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दोनों उस तरह से काम नहीं कर पा रहे आपके टास्क के अकॉर्डिंग। जैसे आपने रनिंग स्टार्ट करी, अब आपकी बॉडी को चाहिए ज्यादा ब्लड, लेकिन आपका हार्ट उतना पंप ही नहीं कर पा रहा है। या फिर आपको चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन, तो जो आपका लंग्स है वो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। तो जो सिस्टम को एक्टिव होने में जो समय लगता है, उस समय के बाद सिचुएशन आती है जब हमारा हार्ट भी ज्यादा पंप कर रहा है, कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी ज्यादा ऑक्सीजन दे रही है। तो उस कंडीशन को कहते हैं सेकेंड विंड। मतलब अनकंफर्टेबल से कंफर्टेबल पोजिशन में आना। फटीग मतलब थकान, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डेप्थ मतलब ऑक्सीजन की कमी होना। लेकिन सुपर कंपनसेशन तो पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये दो दो तो हो ही नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या है? एडोप्टेशन टू लोड। जब हम जो लोड देते हैं बॉडी पे और उस हमारी बॉडी उस लोड को एडॉप्ट कर लेती है तो उसको कहते हैं एडोप्टेशन, उसको कहते हैं सुपर कंपनसेशन। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, लोकल एरिया नेटवर्क, सिंपल है तो। ठीक है। वर्ल्ड रेबीज डे कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है सितंबर में। ठीक है। कभी कभार मैं डेट में कंफ्यूज हो जाता हूँ, 25 सितंबर या फिर 26 में, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ मंथ दे के रखा है। आंसर क्या है? 28 सितंबर। और देखिए जब ऐसे कुछ ऑप्शन बनते हैं तो आप ध्यान रखिए 28/2 में दे रखा है। तो आपको अगर तुक्का भी मारना है, तुक्का की भी एक कला होती है ना, ध्यान रखना, नेट में बड़ी काम आती है। तुक्के की कला होती है, अगर दो ऑप्शन थोड़े सेम सेम दिख रहे हैं तो अगर आपको मारना भी है तो 2 या 3 में से टिक करते कोई सा। क्या है? 28 सितंबर। उसके बाद वो अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्फरेड विथ ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये देखिए, ये 2023 का पेपर है, इसलिए जस्ट उसके पहले के करंट के पूछे गए हैं। तो 2022 का तो मुझे अभी ऑन द स्पॉट याद नहीं आ रहा है कि इसका क्या आंसर है। आई थिंक अश्विनी को मिला है, हाँ। 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट ना, इसमें से अश्विनी आंसर, हाँ अश्विनी आंसर हो सकता है। लेकिन जो पेपर दोगे 2025 में उसको आपको 2024 के याद करना है। अब जल्दी बताइए कि जो ध्यानचंद अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, किसको मिला है? ये दो जनों को मिला है, एक सूचा सिंह और उसके अलावा सेकेंड मुरलीकांत पेटकर, जिन्होंने फर्स्ट पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, दो जनों को मिला है। तो करंट के सभी अवार्ड्स एक बार आप देख लीजिएगा, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। और हमारे वर्ग 2 के लिए तैयारी करें तो हमारे एमपी के अवार्ड भी एक अच्छे से रट लेना, उसमें से अपना क्वेश्चन बन जाएगा। विच गेम्स ऑर्गेनाइज्ड एट डेल्फी? डेल्फी में कौन सा खेल हुआ था? हम्म ये देखो, ओलंपिक्स तो अपने ओलंपियाड में डेल्फी में हुआ था पाइथन गेम्स। मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, ओलंपिक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हाँ ये देखिए, ये टेबल बस एक बार देख लीजिएगा आप। जैसे ओलंपिक गेम्स और किस भगवान के लिए किया जाता है वो भी देख लेना। जैसे ज्यूस, अपोलो। ये देखो, पाइथन गेम्स डेल्फी में हुआ, ये ओलंपिया में हुआ था एलिस के अंदर। ठीक है, नेमियन खेल नीमियन में हुआ था और स्टेमियन खेल स्टेमियन, लेकिन ये डिफरेंट था, इसलिए क्वेश्चन बन गया था। अपोलो गॉड ऑफ सन है, ज्यूस गॉड ऑफ स्काई है। ये सारे पॉइंट्स भी आपको नोट करने हैं अगर आप चाहते हो आपका कोई सा भी क्वेश्चन ओलंपिक से गलत ना हो तो। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब आपको अपने मार्क्स बताने हैं। अगर आपके 50 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। और अगर 55 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप वर्ग 2 में एक सीट इसमें पकड़ लेंगे। और जिसकी जहां जहां कमी आ रही है उस कमी को थोड़ा दूर करते हुए चलिए, नोट्स बनाइए। जैसे मान लीजिए आपका इस क्वेश्चन से एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो वापस से अपने ओलंपिक के नोट्स उठाइए और ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। चारों ऑप्शन लिखिए और हर ऑप्शन की डिटेल लिखते जाइए, जो मैंने आपको टेबल बताई थी। ठीक है, ऐसे आपको अपने नोट्स बनाते रहना है। चलिए, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिसकी जहां जहां कमी आ रही है अपनी कमियों पे काम करो और कमी को दूर करते रहो। ऑटोमेटिक आपके मार्क्स धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। और जो भी मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ उसको साथ में सॉल्व करते जाइए, इससे काफी आपको फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और अच्छा लेवल लाऊंगा मैं, और नेक्स्ट टाइम अपन कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि 3 में पहले 60 क्वेश्चन से स्टार्ट करा, अब 100 क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।